कमबख्त मारी, अब उठ भी जा, कब तक यूं पड़ी पड़ी सोती रहेगी। खाला शुकुरन ने 2 हाथ दिए कुलसूम को तो बेचारी कुलसूम नींद में से थर्रा के उठ बैठी और खौफ से घबराते हुए बोली, जी चची, वो बोले अब जुबान भी कैंची की तरह चलने लगी है। अरे कमबख्त, इतनी रफ्तार से काम में भी हाथ चला लिया कर। शुकुरन कुलसूम पे बरसी, मगर खाला मैं तो काम पूरा करके आई थी। कुलसूम अब भी घबराई हुई थी। दिखाऊं तुझे, बावर्ची खाने की सफाई क्या तेरी माँ ऊपर से आके करेगी। शुकुरन भुनाए हुए लहजे में बोल रही थी। चल उठ जाकर सफाई कर, और हाँ याद रखियो, ज़रा भर भी कसर रह गई ना सफाई में तो मैं तुझे साफ कर दूंगी। मरती क्या न करती के मुतरातिफ कुलसूम खामोशी से बावर्ची खाने चलती। कुलसूम एक 18 साला खूबसूरत, मासूम और इंतहाई जाज़िबे नज़र मगर यतीम लड़की थी। उसके वालिदैन उसे उस वक्त अकेला छोड़ गए थे जब उसने ज़िंदगी की सिर्फ 6 बहारें ही देखी थी। तब से कुलसूम अपनी चची और चचा के रहमो करम पर थी। शुकुरन की अपनी कोई औलाद तो थी नहीं, शायद इस बात का बदला वो नन्ही कुलसूम से ले रही थी। आए दिन तरह तरह से उसे अपने जुल्म सितम का निशाना बनाती। शुकुरन तो शुकुरन, मोहल्ले की लड़कियां भी अब उसे अपने मजाक का निशाना बनाने लगी थीं, जिसकी वजह से कुलसूम में एक एहसास महरूमी पैदा हो चुका था। बस कभी कभार बड़े चचा ही उसके लिए कुछ न कुछ ले आते थे। भैया आधा किलो प्याज देना, सब्जी वाले को ये कहकर कुलसूम मोहल्ले के स्कूल की तरफ मुतवज्जे हुई, जहाँ छुट्टी की घंटी बजी थी और मोहल्लेदार और तकरीबन उसकी हमउम्र लड़कियां बाहर आ रही थीं। कुछ उसे हकारत से देखते हुए और कुछ तो बाकायदा जुमले कसती हुई गुजर गई। न जाने किस बात का ज़ौम था उन्हें, जबकि खूबसूरती और नस्वानी खदोखाल की वजह में तो कुलसूम के आगे वो पानी भरती थी। कुलसूम उनके ताने सुन के खामोशी से घर आ गई। क्या अपना खसम ढूंढ रही थी जो इतनी देर लगाती, अब मैं हांडी कब चढ़ाऊंगी। घर आते ही शुकुरन का जुमला निश्तर की तरह कुलसूम के दिल में चुभ गया। अब कपड़े धोने के लिए भी महारानी को दावत देना पड़ेगी, चल अब जाकर कपड़े धो। शुकुरन ने गोया आते ही उस पर हुक्म सादर कर दिया था। रोज़ की तरह वो दिन भी कुलसूम का ताने सुनते और काम करते गुजर गया। अगले दिन कुलसूम राशन की दुकान पर गई, जिसके मालिक की काफ़ी मैली नज़र थी और वो अक्सर उसे छेड़ा करता था। ये दोपहर का वक्त था और दुकान के आसपास हजूम भी न था। दुकान पर मालिक के अलावा कोई नहीं था जिसका उसने फ़ायदा उठाना चाहा, मगर फिर अचानक ही वहाँ पर एक नौजवान आ गया। ये नौजवान दिखने में बहुत खूबसूरत लगता था। रोब ऐसा था कि उसके आते ही चेहरे पर रोब ऐसा था कि उसके आते ही दुकानदार चुप हो गया। अगले दिन कुलसूम बाजार से कुछ चीज़ें लेने गई तो एक लड़का उसके पीछे पीछे आ गया। काफ़ी देर से उसे कह रहा था कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है, खुदारा मेरी बात सुन लो। कुलसूम ने रुककर उसकी बात सुनी तो कहने लगा, मेरा नाम तालिब है। तुम्हारे मोहल्ले में आए हुए मुझे 1 हफ्ता ही हुआ है। देख, मैं घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं हूँ। साफ कह रहा हूँ, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है। तू मुझे अच्छी लगती है। अगर ज़रा भी मेरी बातों में सच्चाई नज़र आए तो कल शाम मोहल्ले के पीछे वाले मैदान में आ जाना, वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कुलसूम कुछ कहे बिना ही तेज़ कदम उठाती हुई घर आ गई। क्या मोहब्बत भी हकीकत होती है? मेरी दुनिया तो नफ़रत, हकारत, तज़लील, मारपीट, गालियों और तानों के हसार में ही है। ऐसे माहौल में जब हर कोई उससे नफ़रत करता था, सब ताने देते थे, तालिब की मोहब्बत में उसे एक पनाह नजर आई थी। और फिर अगले दिन वो उससे मिलने उस मैदान में पहुंच गई। कुलसूम ने अंदाज़ा लगाया कि तालिब के आने से ही माहौल में एक अजीब सी खुशबू फैल गई थी। न जाने तालिब में ऐसा क्या था कि कुलसूम उसकी मोहब्बत के पैगाम को ठुकरा न सकी थी। अभी वो राज़ो न्याज की बातों में मशगूल ही थे कि कहीं से कुछ उबाश लड़के अपनी मोटरसाइकिलों पर आए और उन्हें देख के गलीज़ जुमले कसते हुए चले गए। कुलसूम घबरा गई और वापस जाने के लिए ज़िद करने लगी। मामले की नज़ाकत को समझते हुए तालिब ने उसे न रोका, मगर फिर मिलने का वादा करके रवाना किया। अभी कुलसूम मैदान से कुछ फासले पर ही थी कि उसे लोगों का हजूम नजर आया। करीब जाकर देखा तो वही उपाश लड़के ज़मीन पर मरे पड़े थे। किसी ने बताया कि तेज़ रफ्तार ट्रक से हादसा हो गया। कुलसूम घबराती हुई घर पहुंची। शुक्र अदा किया कि शुकुरन नहीं आई थी, मगर जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई उसे फिर से वही खुशबू महसूस हुई जैसी तालिब के आने पर महसूस हुई थी। खैर, इसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान न दिया और घर के कामों में मशगूल हो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। अचानक शुकुरन के ज़ोरदार चीखने की आवाज़ से सब जाग गए। वो दौड़ती हुई आई और कुलसूम के कदमों में गिर गई। रो रो के कहने लगी, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे, कभी तुझसे घर के काम नहीं कराऊंगी, मुझे माफ़ कर दे। कुलसूम शुकुरन की इस ना कहानी बदले हुए रवैये से बौखला गई। पर चची, हुआ क्या है? क्या बताऊँ मेरी बच्ची, रात को ख्वाब में एक सफ़ेद साया नज़र आया और कहा कि कुलसूम मेरी अमानत है, अगर ज़रा भी नुकसान या तकलीफ़ पहुंची तो उसी दिन तेरा जनाजा उठ जाएगा। और फिर उसके बाद 2 जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गालों पर पड़े। ये कहते हुए शुकुरन ने अपने हाथ अपने गालों पर रख लिए। शुकुरन, ये तो सिर्फ ख्वाब था, इससे डरना क्या? चचा बोले। पर कुलसूम ने गौर किया कि चची के दोनों गालों पर वाज़े उंगलियों के निशान थे। मैं और कुछ नहीं जानती, पर आज से
कुलसूम घर का कोई काम नहीं करेगी, चची ने तकरीबन रोते हुए कहा और फिर कुलसूम को गले लगा लिया। अगले दिन सुबह से तो जैसे कुलसूम की काया ही पलट गई। वो उठी तो नाश्ता तैयार था। शुकुरन ने उसे रत्ती भर काम करने न दिया। ये सब कुलसूम के लिए बहुत अजीब था, क्योंकि उसे शुरू से ही काम की आदत थी। अरे कुलसूम बेटा, घर में बैठे बैठे उकता गई होगी, जा आस पड़ोस में चक्कर लगा ले, शुकुरन बोली। अचानक उसे तालिब से किया हुआ वादा याद आ गया। जी चची कहकर कुलसूम फिर से हल्की फुल्की तैयार हुई। मुकर्ररा वक्त पर उसी जगह जा पहुंची। तालिब भी वहां आ चुका था। आज कुलसूम काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। दोनों ने बहुत बातें की। तुमने कहा था कि तुम इस मोहल्ले में आए हो, आखिर कहाँ से आए हो? कुलसूम ने पूछा। मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। शादी के बाद तुम्हें ले चलूँगा, चलोगी ना मेरे साथ? लो भला, ये कोई पूछने की बात है? जहाँ तुम कहोगे वहीं मैं चलूँगी, कुलसूम ने तेज़ी से जवाब दिया। अच्छा ये बताओ तुम काम क्या करते हो? उसने दूसरा सवाल दाग दिया। मैं करीब ही एक फैक्ट्री के गोदाम में काम करता हूँ। अरे देखो तो मैं भूल ही क्या, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये कहकर तालिब ने वो बात अधूरी छोड़ दी और एक लिफाफा कुलसूम की तरफ बढ़ा दिया। इसमें क्या है? उसने लिफाफे को उलट पुलट कर देखते हुए पूछा। घर जाके देखना और अगली मुलाकात पर पहन कर आना, तालिब ने प्यार से जवाब दिया। कुलसूम भी सोचते हुए कहने लगी, हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे? तुम कब आओगे चची से मेरा हाथ मांगने? बस तुम देख लेना, मैं बहुत जल्द आऊँगा। कुछ ज़रूरी काम निपटा लूँ, फिर हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकेगा। उसने प्यार से उसकी जुल्फ़ों को सहलाते हुए कहा। काफ़ी वक्त हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। वो दोनों आ ही रहे थे कि अचानक तालिब रुक गया। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? कुलसूम ने पूछा। तुम जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाओ, तालिब ने अजीब से लहजे में कहा। मगर मैं अकेली कैसे जाऊँ? कुलसूम के माथे की शिकन सवालिया निशान बनी हुई थी। तालिब ने उसकी आंखों में देखा और फिर कुलसूम कैसे घर आई उसे खुद भी पता न चला। घर आकर वो उसके बारे में ही सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ जो उसने अचानक मुझे जाने को कहा। इसी सोच में उसकी नज़र मेज़ पर रखे हुए लिफाफे पर गई। उसने पहले तो प्यार से लिफाफे को चूमा और खोला। उसमें निहायत कीमती जोड़ा था, साथ ही उस पर एक पर्चा था जिस पर उस जोड़े को अगली मुलाकात में पहन कर आने की हिदायत थी। मगर अगली सुबह ही मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ था। 3 अलग अलग घर की जवान लड़कियां एक साथ इंतकाल कर गईं। वजह किसी की समझ में न आई, पर इन तीनों के चेहरे स्याह हो चुके थे। कुलसूम भी इनके यहाँ गई थी। कुलसूम इन्हें पहचान गई। ये वही थी जो कुलसूम पर जुमले कसा करती थी। शाम को हस्बे मामूल कुलसूम की तालिब से मुलाकात थी। हस्बे हिदायत वो वही जोड़ा पहन कर गई जो तालिब ने कहा था। काफ़ी असुर्दा लग रही हो, तालिब ने उसे देखकर कहा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, कुलसूम ने बुझे अल्फाज में जवाब दिया। क्या मेरे कल वाले बर्ताव ने तुम्हें उदास कर दिया? तालिब ने कुरेदा तो वो कहने लगी, पता है आज मोहल्ले में 3 जवान लड़कियां इंतकाल कर गईं। फिर वो सारा वक्त उसी को तसल्लियां देता रहा और कुलसूम हस्बे मामूल घर आ गई। क्योंकि अब कुलसूम के चचा की नौकरी खत्म हो गई थी, मगर घर कैसे चल रहा था उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था। कभी आटे के डब्बे से पैसे मिलते, कभी अलमारी से, कभी कहाँ से तो कभी कहाँ से। शुकुरन को खर्चे के पैसे मिल रहे थे तो उसने भी इस बात पर ज़्यादा गौर न किया कि ये ज़रूरियात कैसे पूरी हो रही हैं। तालिब और कुलसूम की मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। हर मुलाकात उनकी मोहब्बत को मजबूत कर रही थी। तालिब के आने से कुलसूम की ज़िंदगी बदल गई थी। इस तब्दीली को शुकुरन के साथ साथ मोहल्ले की दूसरी लड़कियों ने भी महसूस किया। एक वक्त वो भी आया जो लड़कियां कुलसूम से बात तक करना गवारा न करती थीं, वो उससे दोस्ती की तालिब हो गई। तुम रोज़ कहते हो कि अब आऊँगा तब आऊँगा, पर आते नहीं हो। ये काम कर लूँ तब आऊँगा, वो काम कर लूँ तब आऊँगा, कुलसूम ने बच्चों की तरह शिकायत करते हुए तालिब से कहा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे? तालिब ने पूछा। अरे क्यों नहीं करेंगे, क्या कमी है तुम में? जवान हो, खूबसूरत हो, बस थोड़े ढीले हो, कुलसूम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। और अगर तुम्हारे घर वालों ने रिश्ते से मना कर दिया फिर? तुम ना बड़ी बदशगुनी वाली बातें कर रहे हो, कुलसूम ने उसे टोका। अच्छा सुनो, कल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, उसने कहा तो कुलसूम का चेहरा मारे शर्म के लाल पड़ गया। और फिर अगले दिन उसने अपना वादा वाकई सच कर दिखाया। मुकर्ररा वक्त पर तालिब आया, चचा चाची से रस्मी गुफ्तगू की। फिर कुलसूम चाय लेकर आई। उसने वही जोड़ा पहना था जो उसे तालिब ने दिया था। तालिब ने बाकायदा रिश्ता मांगा था। उसने बड़े ही इत्मीनान से अपनी मोहब्बत का इजहार उसके चचा चाची के सामने कर दिया। लेकिन शादी से पहले मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपको अजीब लगे, मगर यह आपको बताना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं एक जिनज़ादा हूँ। क्या कह रहे हो बेटे? शुकुरन घबरा गई। अरे चाची, इनकी तो आदत है मजाक करने की, कुलसूम ने कहा तो वो बोला, ये मजाक नहीं है। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मैं कुछ हकायक आपके सामने पेश करूँगा जो मेरे जिन होने की तस्दीक करेंगे। फिर वो कुलसूम की तरफ मुतवज्जे हुआ। क्या तुम्हें वो लड़के याद हैं कुलसूम, जिन्होंने तुम पर जुमले कसे थे? मैंने ही उनको जहन्नुम वासिल किया था। जो लड़कियां तुम्हारा मजाक उड़ाती थीं
ان کی موت کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ چچی کے خواب میں بھی کوئی اور نہیں آیا تھا، وہ میں ہی تھا، اور تو اور تمہارے گھر کی مالی پریشانی کو بھی میں نے ہی حل کیا تھا۔ کلثوم حیرت سے طالب کو دیکھ رہی تھی۔ اب آپ چاہیں تو کلثوم کا ہاتھ مجھے سونپ دیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ اتنے میں کلثوم اٹھی اور طالب کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ فیصلہ میرا ہے، جب میں آپ سے محبت کرتی ہوں تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کس دنیا کے ہیں؟ اب مجھے آپ جہاں لے جائیں گے یہ میرا نصیب ہے۔ چچی نے بہت سمجھایا پر کلثوم نہ مانی۔ کلثوم نے طالب کا ہاتھ تھاما اور دونوں گھر سے رخصت ہو گئے۔ وہ دن اور آج کا دن نہ کسی نے کلثوم کو دیکھا اور نہ ہی طالب کو۔